कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अक्टूबर 2024, अक्टूबर का महीना मीन राशि के चंद्र राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम गोचर को समझ लेते हैं। ये महीना गोचर कैसा रहेगा ग्रहों का। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के विषय में। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः समय 7:52 तक कन्या राशि में ही 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ प्रवेश करते ही सूर्यदेव जो है नीच के हो जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन है रविवार और समय है दोपहर के 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि है तो प्रवेश करते ही यह भी नीच प्रभावी हो जाएंगे। अब आपके दो प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच प्रभावी होने जा रहे हैं। बुध के दो मेजर अपडेट हैं। पहला है 10 अक्टूबर 2024 दिन है सोमवार, दिन में ही 11:25 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे लिब्रा में। और उसके पश्चात महीने के एंड में 29 अक्टूबर 2024 दिन है मंगलवार, रात्रि 10:44 पर 8 नंबर वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी मेजर अपडेट है, बहुत लंबे चलेंगे। 9 अक्टूबर 2024 दिन है बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में वक्री हो जाएंगे और वृष राशि में ही बने हुए हैं। और आगे चलते हुए 4 फरवरी 2025 यानी अगले वर्ष दिन है मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण करेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव 13 अक्टूबर 2024 दिन है रविवार, प्रातः 6:08 पर वृश्चिक राशि 8 नंबर में स्कॉर्पियो में प्रवेश करेंगे। और 7 नवंबर 2024 दिन है गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये सुबह का जो समय है ना, भोर का 3:30 का जो भोर होता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, ये वही 3:39 है। यहाँ पर हमने रात्रि लिया है इसको। शनिदेव जो चलते आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, अर्थात 30 जून 2024 दिन था रविवार, रात्रि 12:35 पर शनिदेव वक्री हो गए थे। और आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024 दिन है शुक्रवार, सांझ को 7:51 तक वक्री ही बने रहेंगे। शनिदेव के वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। हर वर्ष होते हैं शनिदेव वक्री। तो यह हो गया हमारा गोचर। अब आपने इसमें ध्यान करा कि सूर्य मंगल दो मुख्य ग्रह हैं, मेजर प्लैनेट्स हैं, वो दोनों के दोनों नीच के। शनिदेव पहले से ही वक्री थे, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और जाके अगले वर्ष जो है पुनः वक्री स्वभाव से बाहर आएंगे। और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। जिस तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो आप चीज़ समझ लेते हो, क्योंकि अब आप ना शनिदेव के दूसरे जोन में आने वाले हो, सेकंड टर्म की जो 7.5 का जो ऊर्जा प्रभाव हो उसमें आने वाले हो। तो उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपकी ट्रेनिंग करने आए हैं, एक प्रकार समझ लीजिए, ताकि बहुत अच्छे से आप सुगमता से आगे चल पाओ। मैं समझा देता हूँ, बस इसको अप्लाई करना आपका कार्य है। चलिए, लगन भाव में जैसे ही राहु बैठे हुए हैं तो मस्तिष्क पे एक चीज़ बैठी हुई है, बेसलेस फियर। जिन चीज़ों का बेस ही नहीं है, आप अपनी निजी कल्पना में उनको पैदा करे जा रहे हो, अप्लाई करे जा रहे हो। और बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास आपने जोड़ दिया है कि यहाँ होगा ही होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो कल्पना है, आधार है, ये है बुरा, विषम, अच्छा नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बात को जब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपने इससे बाहर आने का प्रयास करना है, हराना है ग्रह को अपनी सोच से हराना है। क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित फल है, ये मानसिक रूप से कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। इसके स्वामी जो है वो वक्री हो गए हैं। उन्होंने उठा लिया अपने हाथ में डंडा और डंडा उठाकर वो बैठ गए मेहनत के सेक्शन में। यानी कि अब जो है मेहनत करके आप अपना संपूर्ण जीवन ही बदल दोगे। फरवरी तक का टाइम है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो स्वयं से आपको रियलाइज़ करवाएंगी
कि आपको ही स्वयं को उठाना है, संकल्प दिलवाना है और आगे बढ़ाना है। आपको स्वयं का ही गुरु बनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कैपेबिलिटी है और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है आपकी कल्पना शक्ति। बस कल्पना शक्ति को मोड़ना आना चाहिए। दूसरा भाव है मंगल का है, धन भाव के स्वामी जब तक सुख स्थान में बैठे हुए हैं ठीक है, आगे जाके नीच हो जाएंगे। ज्ञान की बात समझाता हूँ कि मंगल और बुध दो ग्रह ऐसे हैं, इनको किसी भी रूप में मिला दिया जाएगा तो व्यक्ति सन की स्वभाव को धारण कर लेता है, सनक चढ़ जाती है। पॉजिटिव सनक भी अच्छी है, लेकिन ये सनक जब ओवर होने लग जाती है तो उससे स्वभाव से लोग बचना शुरू कर देते हैं। तो सनक जो पॉजिटिव सनक है वो ठीक है, जिसको आप ये कह सकते हो बड़ी डीप की लगन वाला व्यक्तित्व है सामने वाले का। तो बहुत अच्छा नहीं है हमारी स्कैनिंग विद्या में, लेकिन बहुत अच्छा है कि चंद्रमा और मंगल, बेशक कर्क राशि में जाकर वो नीच प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा और मंगल दो प्लैनेट ऐसे हैं, अगर ये टकराते हैं किसी भी रूप में, इनकी ऊर्जा टकराती है तो धन उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये फॉर्मूला लगाया करिए कभी लगन कुंडली में। स्कैनिंग के फॉर्मूले हैं, ये प्योर मेटाफिजिक्स से लगाया करिए, ज्योतिष विद्या नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट काम करती है। लगा के देखिएगा और फिर उसके रिजल्ट निकालने भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्रार्थना करता रहूँगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन की स्थिति थोड़ी सी बेटर होने वाली है, लेकिन धन की स्थिति बेटर होने पे जो सप्लाई मिलेगी वो आधी मिलेगी, क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे। नीच का मतलब है कि 50% पावर ही कार्य करेगी, और जब तक ये मंगल नीच के रहेंगे तब तक जो कृपा आनी है मंगल के द्वारा वो आधी आपके पास आएगी और आधी जो है आपकी संतान के पास चली जाएगी, उसके उत्तम भविष्य को बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा। तीसरा सेक्शन है शुक्र का सेक्शन है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है किसी भी रूप से। जब तक ये वक्री बने हुए हैं ये अपने आप ही आपके भाग्य को भी बढ़ा देंगे, और बुध और शुक्र भी इनके सामने आने वाले हैं तो शुभ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये तीनों शुभ ग्रह आपस में एक दूसरे से दृष्टिपात करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेहनत भी होगी, भाग्य भी चलेगा, भाग्य भी आएगा और मेहनत भी करवाएगा। ये परिपूर्णता होने वाली है आपके जीवन में, और इसको लेसन को लर्न करना है, जैसे मैंने प्रार्थना करी थी, बेसलेस फियर को त्यागते हुए। शुक्रदेव की स्थिति जब तक अष्टम में बने हुए हैं तब तक ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अच्छा तब मानूंगा जब ये अष्टम से आगे मूव करेंगे। जब अष्टम से आगे मूव करेंगे तो सीधे तौर पर अपने घर को ही सामने देखेंगे, और अष्टम का जो प्रभाव है वो बहुत उत्तम नहीं है शुक्रदेव के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति सीधे तौर पर सामने आ जाएंगे, वो भी वक्री स्वभाव को धारण करे हुए। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिएगा कि शुक्रदेव से जो आने वाला जो आशीर्वाद है वो भाग्य के रूप में अब आपको प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब ये होगा कैसे, वो देवगुरु बृहस्पति अपने आप आपसे करवा लेंगे। बस अवसरों को पहचानना सीखिए। चौथा घर है, चौथा घर बुध देव का, लेकिन मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। घर में अगर कलह का वातावरण है तो उससे मुक्ति होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आगे मुख करेंगे। बुध के साइन से इनको रिलीज मिल जाएगा। बुध जब तक सप्तम भाव पे केतु के साथ बने हुए हैं तब तक धन संचय दोष लगा हुआ है, और इसके बाद जैसे ही आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते ही जो भी आपका पार्टनर है उसका उत्तम भविष्य निर्माण आपके भाग्य से होना अटल रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके जैसे ही ये आगे मूव करेंगे, केतु से रिलीज हो जाएंगे, तो आने वाला उत्तम भविष्य आपके ग्रहों के आधार पर होना अटल है। आपके जीवन साथी का जो भी आपका पार्टनर है ये अटल है, ये होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सेक्शन पे आते हैं। फिफ्थ सेक्शन पे मंगल नीच के हैं। देखिए मंगल नीच के फिफ्थ सेक्शन पर तो कुछ ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत संतान पक्ष को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। संतान के कैरियर में कहीं पे उसको कुछ अमाउंट रिलीज होना था, वह अमाउंट थोड़ा सा कम आ सकता है, या इस प्रकार का बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा। और एक जिसको बच्चे बोलते हैं कि आपको क्या पता कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। खैर जब आप माता पिता बन जाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला करते थे आप, क्योंकि रिपीट तो होगी हिस्ट्री। खैर इसमें ये ध्यान रखिएगा कि
संतान पक्ष की तरफ से आने वाला जो लोड है उसको आपने अपनी मीठी वाणी से सही करना है, क्योंकि बुध और शुक्र आपकी बहुत बड़ी पावर, मीठी वाणी आपके भाग्य स्थान पे बैठी हुई है और वो भी मंगल का ही घर है, 8 नंबर राशि है वहाँ पर। इसका ध्यान रखिएगा, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति अपने आप संभाल लेंगे। षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव के स्वामी सप्तम पे बैठे हुए हैं और उसके बाद वो आगे मूव करेंगे, नीच के हो जाएंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, ये ठीक नहीं है, लोड पड़ा रहेगा। और उसके बाद जब अष्टम में जाएगा तो ये पहले से बेटरमेंट में है, लेकिन नीच प्रभावी हो जाएगा, यानी पावर आधी रह जाएगी, लेकिन जो एक शिकंजा कसा हुआ था उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पावर आधी रह जाएगी। वहाँ तो पावर यूज़ ही नहीं हो पा रही थी। तो इसको ऐसे समझिएगा कि अभी तक जो टकराव होता आ रहा था जीवन साथी के साथ, या ऐसा टकराव जिससे जो आपको मंथली जो पैसा आता है, या मित्रता में और घनिष्ठ मित्रता है जो संबंधों में बदलने वाली है, रिश्तों में बदलने वाली है, यानी जीवन साथी का आगमन होने वाला है, वहाँ जो टकराव हो रहे थे उससे रिलीफ मिलने वाला है। बस ये ध्यान रखिएगा। तो 6th हाउस का स्वामी जब 8th में या 12th में जाएगा गोचर के रूप में ही, तो बहुत अच्छा आपको फल देता है एक प्रकार से। इसको आप ये कह सकते हो राजयोग, लेकिन पावर आधी है, एल साइन है, तो लगभग आधा ही फलित हो पाएगा। 7 सेक्शन है, बुध का सेक्शन है। बुध जब तक केतु के संबंध में अपनी ऊर्जा जो है इनकी टकराती रहेगी, तब तक धन संचय दोष बना रहेगा। किसी न किसी रूप में धन प्रभावित होता रहेगा, मस्तिष्क प्रभावित होता रहेगा, संचित नहीं हो पाएगा। व्यक्ति कहेगा कि मुझे उत्तम भविष्य निर्माण करने के लिए जो मेरे ब्रेन को रिलीफ चाहिए वो मिल ही नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही, और सूर्य भी यहाँ पर बैठ के इस सेक्शन को जलाते हैं, और लेकिन जैसे ही आगे मूव करेंगे और उसके पश्चात जैसे ही नवम भाव में जाएंगे, जो कि 29 तारीख को जाएंगे, महीने के एंड में जाएंगे, तब बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा और बहुत उत्तम फल देखने को मिलेंगे, जो भी 7 सेक्शन से रिलेटेड जो फल हैं। तो भाग्य का उदय होगा और वह फल आपको मिलने को मिलेंगे। यानी जो आपका स्पाउस है उसके कैरियर में, उसके जॉब पे, व्यापार में, पद की उन्नति के संबंध में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं, लेकिन महीने के एंड में, ये ध्यान रखिएगा। 8 सेक्शन पे बढ़ते हैं। 8 सेक्शन के स्वामी शुक्र यहीं पे बैठे हुए हैं और सूर्य भी नीच होकर बैठे हुए हैं। बुध भी यहाँ पर हैं, बुध भी आगे मूव करेंगे, शुक्र भी आगे मूव करेंगे और सूर्य यहाँ पर नीच प्रभावी यहाँ पर अकेले होकर बैठ जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी डेली एक्टिविटी में अगर साफ सफाई नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप स्वयं ही अपने उत्तम भविष्य को नीचा करते जा रहे हो। शुक्र को बल देने के लिए बहुत सरल उपाय है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना टिप टॉप बन के रहना है और स्नान नित्य करना है, अच्छा सा परफ्यूम लगाना है और एक नियम जीवन में लेके आना है। सोने का नियम, उठने का नियम, अपना बिस्तर संभालने का नियम, हर चीज़ आपके जीवन में अगर प्रॉपर रहती है तो शुक्र से आने वाली ऊर्जा आपका भला करती ही करती है। बस ये ध्यान रखिएगा। अगर ये आदत है आपके अंदर थोड़ी सी खराब, तो उसको प्रार्थना रहेगी बदल लीजिएगा। और बाकी शुक्र बुध जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, ना चाहते हुए भी अपने आप स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपको मानने पे विवश करवा देंगे देवगुरु बृहस्पति, और ये लंबे चलेंगे फरवरी तक। अब आगे बढ़ते हैं। भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं वह नीच हो जाएंगे त्रिकोण भाव पर। त्रिकोण भाव को ऐसे समझिएगा कि नवम का त्रिकोण से मतलब नवम और पंचम का दोनों ही भाव त्रिकोण के हैं। आपसी संबंध और इनके जो भी रिलेटेड जो प्लैनेट होते हैं वो हमेशा बहुत अच्छा ही करते हैं। ये इतना अच्छा रहता है कि त्रिकोण भाव को देखने वाला ग्रह भी बहुत ज़्यादा उसको दबाता नहीं है। ये सारी स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं। तो भाग्य के संबंध में आपको थोड़ा सा ये समझिएगा कि पुराने दिनों के जो नियम हैं उनको अप्लाई करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो प्लैनेट बैठा हुआ है वहाँ पर, यानी बुध शुक्र बैठे हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फल देने के लिए। बुध शुक्र यानी कि बहुत ज़्यादा मीठी वाणी का, बहुत ज़्यादा संयमित वाणी का, सम्यक वाणी का और धैर्य जैसे गुण वाली प्रकृति का आपने प्रयोग करना है।
तो भाग्य बहुत तेज़ी से काम करेगा। और 9th सेक्शन जो पिछले जन्म के प्रारब्ध में जो पुण्य लेके आए हो उनको भी देता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये जो महीना है 15 तारीख के बाद से आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्म क्षेत्र पे आ जाते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी मेहनत वाले सेक्शन में वक्री होने जा रहे हैं। आपके जीवन में मेहनत का स्तर है, आपके जीवन में जो बिज़ी हो वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। लेकिन अब जो आपकी करी गई मेहनत है वह मेहनत का पूरा फोकस आप और जो भी आपका अपना है उस पे ही बना रहेगा, यही होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री जब भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इसको ऐसे मानिएगा कि मान लीजिए एक आश्रम है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और वहाँ के जो गुरुदेव हैं सबको देखते हैं कि कौन शरारत करता है, कौन डिसिप्लिन में रहता है। लेकिन एक टाइम तक वो टोकते नहीं हैं कि कोई बात नहीं, इनको स्वयं से ठीक होने दो। लेकिन एक समय लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर गुरुदेव जो है वो अपना बता देते हैं कि तुम्हारा गुरु मैं ही हूँ, अब मैं तुम्हारे को सीधा करूँगा, और जब मैं सीधा करूँगा तो ज़िंदगी में पुनः कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें टेढ़ा नहीं कर पाएगा। तो ये जो वक्री की अवधि का समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है। इसके दौरान जो संघर्ष होगा वह आपको केवल स्वर्ण धातु ही बनाएगा, अग्नि में तपाते हुए, कर्म की और संघर्ष की अग्नि में तपाते हुए। यानी कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहने वाला है केवल मेहनत के आधार पर। और 2 सेक्शन को ले लेते हैं। 11 सेक्शन 12 सेक्शन के स्वामी शनि ही हैं। अगर आपको जीवन में लाभ चाहिए और आपको एक जन समूह से लाभ चाहिए या आपको जो लोकेलिटी है उससे बाहर से लाभ चाहिए, बहुत तीव्रता वाला मस्तिष्क चलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा आपको कि यह व्यक्ति मेरे यहाँ तक काम आ सकता है और यह इस तरीके से टैकल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, चतुराई हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन उस चतुराई में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उत्तम मस्तिष्क, उत्तम बुद्धि प्रशंसा के योग्य है, लेकिन वह केवल और केवल इसलिए हो कि हमारे मुख में रोटी जाए, हमारे मुख में अन्न जाए और वो दूसरे की थाली से हम उठाकर खाएं, तो वह बुद्धिमत्ता नहीं है। बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हो। ये आपके द्वारा कर्म करा के ग्रह आपको गड्ढे में गिराएगा। ग्रह नीचे नहीं आएगा, संभावना है ग्रह एक। तो ध्यान रखिएगा। और ये वक्री से जैसे ही बाहर आ जाएंगे शनि नवंबर में, तो पुनः जब मार्गी हो जाएंगे, तो अब तक का जो आपने ये 30 जून से जो ये वक्री हुए थे 15 नवंबर तक जो 139 दिन, अब तक का जो सीखा है उसको फिर अप्लाई करना है। प्लस आपको दूसरे प्लैनेट वक्री बने हुए मिलेंगे फिर फरवरी तक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम राशिफल इस महीने का। प्रार्थना रहेगी कि यह जो हमारे स्कैनिंग विद्या की जो गणना है ये चंद्र राशि पे आधारित होती है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रम में मत बने रहिएगा कि नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, नाम से कोई भी राशि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको अपनी कुंडली में क्लियर ही होना चाहिए कि हाँ मैं मीन राशि का ही जातक हूँ। अब जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं है वो नाम से ही देख लेते हैं कि हमारा नाम ये है तो उत्तम राशि है, तो वो गलत देखते हैं, क्योंकि नाम से कोई राशि होती ही नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए निराशा होती है और आपको लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो पाती, ना रेमेडी अप्लाई होगी। तो प्रार्थना रहेगी आपकी सुविधा के लिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, भगवान का नाम लिखिए, ओम शिवा लिखिए और अपनी फुल एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ 3 चीज़ें लिखिए। तो मैं आपको जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको आपकी जो चंद्र राशि है वह कौन सी है 12 राशियों में से वह बता दूंगा। हमेशा फिर उससे ही आपने देखना है, नाम से मत देखिएगा, नाम से राशि होती ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं इतनी आपकी सेवा अवश्य कर दूंगा। तो ये होगा हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं